श्रोताओं, हमारा पहेली अभी भी जारी है और जो पहेली का प्राइज है डिनर या लंच में 2 लोगों के लिए कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट में। और आज का पहेली है, भारत में हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता है? कौन सा विक्रम संवत शुरू हुआ है अभी? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जायकेदार पहेली है ये। सुनील जी ने आपसे पूछी है तो उसका जवाब जरूर दीजिए। जवाब आने शुरू भी हो गए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ, और ये जवाब जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप अगर दर्पण व्हाट्सएप ग्रुप में है तो आप वहाँ भेज सकते हैं, वहीं भेजिए, ज़्यादा प्रेफर है। या नहीं तो फिर हमारे मोबाइल नंबर पे भी कर सकते हैं, 064684671996। तो ये सुनील जी आपका मोबाइल नंबर है? हाँ, या फिर यतीन जी का फोन नंबर अगर आपको मैं बाद में दूंगा तो उनको भी दे सकते हैं आप। तो चलिए, अब समय आता है श्रोताओं कि हमारे जो रेडियो के अतिथि हैं, वार्ताकार हैं, उनसे आपको मिलाया जाए। तो श्री अभिषेक कुमार जी, आपका दर्पण स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, आपको बता दें कि अभिषेक जी जो हैं वो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में बहुत रुचि रखते हैं और अपने आप को रिसर्चर कहते हैं। पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन आइए उनकी ही जबान में सुनते हैं उनका परिचय। तो अभिषेक जी, आप अपने आप को हमारे श्रोताओं से मिलवाइए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी को, ऋचा जी को और दर्पण रेडियो को मुझे बुलाने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो सिडनी कब आप आए और भारत में कहाँ से हैं? सिडनी में 2015 में आया जी। और मैं भारत में मुजफ्फरपुर एक शहर है बिहार में जी। मैं वहाँ से हूँ और मैंने अपनी स्कूली जो मेरा एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा वहीं से है, मुजफ्फरपुर से। जी। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने बरेली में की। अच्छा। एक यूपी गवर्नमेंट कॉलेज से। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की। किस विषय के आप इंजीनियर हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। जी। जी। सुनील जी की ही तरह है। और उसके बाद दिल्ली में मैंने काम किया, मैं गवर्नमेंट कंपनी में 2 साल। उसके बाद मैं चाहता था कि ज़्यादा एक्सप्लोर करूं, तो मैं फिर एमएनसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में मैं चला गया। देन आई गो टू अफ्रीका एंड कैरेबियन आइलैंड्स एंड अच्छा। एक्सपोजर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने किए, पावर प्रोजेक्ट्स, रेल प्रोजेक्ट्स एंड डिफेंस प्रोजेक्ट्स। उसके बाद मैं और एक्सपोजर चाहता था कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ आऊँ। जी। तो मैं फॉर्चुनेटली मुझे ऑस्ट्रेलिया का पीआर मिला मुझे। जी। ऑफशोर में ही, जब मैं वहाँ दिल्ली में काम कर रहा था। तो उसके बाद मैं 2015 में फिर ऑस्ट्रेलिया आया और यहाँ पे मैंने ट्रांसक्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स पे काम किया। उसके बाद इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स में काम किया। अभी मैं एक गैस यूटिलिटी कंपनी के साथ इंजीनियर हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जैसा आपने बताया, हाँ, एस्ट्रोलॉजी में कैसे रुचि आपकी उत्पन्न हुई? मैं 2017 में मैं जब इंडिया गया तो मैं लगातार 4-5 ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, लगातार इन सारे ज्योतिर्लिंग गया। देन आई वाज जस्ट इमर्ज इन द लव ऑफ लॉर्ड शिवा। जी। सो आई जस्ट वांट टू कि ये मैं और ज्यादा जानना चाहता था उनके बारे में। जी। सो जैसे बुद्धा ने कहा है कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी, टीचर विल अपीयर। अच्छा। So fortunately I got my Guruji जी। and he initiated me into the Saivism. जी। So मैंने फिर सैविज्म, शैव दर्शन की पढ़ाई शुरू की। 7-8 साल से मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा। तो उसमें हर जगह जगह पे ज्योतिष के रेफरेंसेस आते हैं। अच्छा। कि भगवान शिव ने कैसे नक्षत्रों के साथ प्ले किया, अच्छा। माता पार्वती ने कैसे किया। जी। तो मैं ये क्वेश्चंस पूछता था अपने गुरुजी से बार बार। वो 90 ईयर से भी ज्यादा ओल्ड हैं। जी। आप उनका नाम लेना चाहेंगे? जी। वो आचार्य मोतीलाल पंडित जी। हमारे गुरुजी हैं। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज्योतिष की भी पढ़ाई करो, क्योंकि वेद भी अनादि है, ज्योतिष भी अनादि है। जी। दैट विल गिव यू मोर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगी। तब मैंने इसको सिस्टमेटिकली ज्योतिष को पढ़ना शुरू किया
और मैं भारतीय विद्या भवन से अभी ज्योतिष में रिसर्च कर रहा हूँ। तो मेरा अप्रोच ये रिसर्च ओरिएंटेड है। तो एक रुचि से ये शुरुआत हुई और अब आप सीरियसली इसकी पढ़ाई कर रहे जी हैं। जी जी। तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बारे में हम ज्योतिष के बारे में आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन आज हम श्रोताओं नवरात्रि की बात से शुरुआत करेंगे अभिषेक जी से। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं पर अगर विश्वास करें तो सृष्टि के आरंभ के समय चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन पर ही देवी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का कार्यभार सौंपा था। इसलिए यह दिन सृष्टि के निर्माण का दिन माना जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन समस्त जगत के आरंभ का दिन है। देवी भागवत पुराण के अनुसार इस तिथि पर ही देवी माँ ने देवी देवताओं के कार्यों का बंटवारा किया था और तत्पश्चात सभी ने अपना काम संभालते हुए सृष्टि के संचालन के लिए शक्ति और आशीर्वाद मांगा था। इसी के चलते चैत्र नवरात्र से हिंदू वर्ष का आरंभ माना जाता है। नवरात्र हिंदू धर्म का एक खास और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। वैसे तो नवरात्र साल में 4 बार पड़ते हैं। साल के प्रथम मास चैत्र में पहली नवरात्रि होती है। चौथा महीना आषाढ़ का होता है जिसमें दूसरी नवरात्रि पड़ती है। इसके बाद अश्विन माह में प्रमुख शारदीय नवरात्रि होती है और साल के अंत में माघ में गुप्त नवरात्र होते हैं। इन सभी नवरात्रों का जिक्र देवी भागवत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चैत्र मास से हिंदू वर्ष की भी शुरुआत होती है और इसी दिन से नवरात्र भी शुरू होते हैं। लेकिन यह एक उत्सुकता का विषय है कि आखिर चैत्र नवरात्र से क्यों हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है। आज हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे वजह क्या है और नवरात्रि के विषय में आपकी जो पौराणिक मान्यता है उसका जिक्र मैंने अभी किया, लेकिन नवरात्र मनाने में साइंटिफिक रीजन क्या है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे अभिषेक जी से कि कैसे इसको साइंटिफिकली समझा जाए कि नवरात्रि क्या है। तो अभिषेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं और वैज्ञानिक कारण क्या है इसके पीछे? थैंक यू ऋचा जी। जैसा आपने बोला कि 4 नवरात्रों के बारे में आपने बताया है यहाँ पे। जी। जब भी जैसे मौसम चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, हमारे पास 4 मौसम है, 4 सीजन है जी। जब सीजन चेंज होता है तो वो है ना ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमन माइंड पे, ह्यूमन इमोशन पे, उसके स्पिरिचुअलिटी पे असर डालते हैं। अच्छा। तो ये जो असर डालते हैं तो उसमें हम ट्रांजिशन स्टेज में रहते हैं। एक सीजन जाता है, दूसरा आता है जी। तो उस समय हमें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, प्यूरिफिकेशन करना जरूरी होता है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। जी। इसलिए हमारे महान ऋषियों ने ये परंपरा डाली है, उपासना की परंपरा डाली। अच्छा। तो ये बेसिकली क्या है कि हम है ना प्यूरिफिकेशन करते हैं चक्रों को और नाड़ीज को। अब जब जैसे हमारा शरीर है, जी। हमारे गीता में जैसे आत्मा की अमरता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। जी। तो हमारा जो शरीर है ये 3 शरीर है, जैसे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, सबटल बॉडी, उसके बाद स्कॉर्जल बॉडी है, कारण शरीर। जी। तो कारण शरीर में चक्राज होते हैं। अच्छा। जैसे 6 चक्र होते हैं वो शरीर में होते हैं और 2 चक्र शरीर के बाहर होते हैं। आप उनका नाम बताना चाहेंगे चक्रों ये का? 9 चक्र है बेसिकली। जी। तो जैसे सबसे नीचे मूलाधार चक्र है। जी। मूलाधार चक्र के ऊपर जब हम आते हैं, मूलाधार चक्र जेनिटल के पास, जी। उससे ऊपर आते हैं स्वादिष्ठान चक्र है। जी। स्वादिष्ठान चक्र जेनिटल और मूलाधार नाभि के बीच में है। जी। और नाभि पे जब हम आते हैं वहाँ पे मणिपुर चक्र है। अच्छा। मणिपुर चक्र से जब हम ऊपर आते हैं तो वहाँ अनाहत चक्र है, हृदय चक्र। जी। और हृदय चक्र के ऊपर विशुद्धि चक्र है। जी। और विशुद्धि चक्र के ऊपर आज्ञा चक्र है। जी। और आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्रार्थ है ये। जी। और ये जो चक्र एक चक्र कॉस्मिक जो चक्र है वो ऊपर है, शरीर में नहीं है। जी। और अर्थ चक्र शरीर के नीचे है। जी। तो ये है ना 9 चक्र है। अच्छा। ये 9 चक्र 9 देवियां कंट्रोल करती हैं इनको। अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छी आपने बताई कि नवरात्र में 9 देवियां जो हैं वो अब जी जी। तो इसमें प्यूरिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे प्यूरिफिकेशन हो जी। तो पहला प्यूरिफिकेशन ग्रॉस लेवल पे है। तो ग्रॉस लेवल के लिए 3 रात होती है। अच्छा। फर्स्ट 3 नाइट्स
जी जिसमें शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी और चंद्र घंटा की हम उपासना करते हैं। जी। सो वो फिजिकल प्यूरिफिकेशन और अच्छा। वो सारा जो उसके ऊपर तो फोकस जब हम इन 3 दिनों में उपासना करते हैं देवी माँ की, तो वो जागृत होते हैं या प्योरीफाई होते हैं? वो ये है ना, दिन से ज्यादा, जैसे हमारी गीता में भगवान ने कहा कि जब भोगी जब सोता है तो ज्ञानी जागता है, तो रात की चर्चा उन्होंने की है। उपासना के लिए रात को अच्छा। ज्यादा प्रेफरेंस दिया, इसलिए नवरात्र बोलते हैं हम। अच्छा। जी जी। तो ये रात में उपासना का ज्यादा ये हमारे गुरुओं ने ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया है। जी। उनका आदेश है, इसीलिए इसको नवरात्र कहा जाता है। अच्छा, So, तो जो रात्रि पहले- पूजा करते हैं तो वो ज्यादा फायदा करता है। इस एडवाइजेबल। अच्छा। जी। बट ये जैसे शिव सूत्र में कहा गया है कि गुरु उपाय, सो गुरु ही उपाय है। गुरु जो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, यू हैव टू फॉलो दैट वन। अच्छा। सो पहला जो 3 रात है, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्र घंटा, जी। फिजिकल ग्रॉस बॉडी। जी। उसके बाद आगे की जो 3 रात है, जी। वो सबटल बॉडी को प्यूरिफिकेशन करना है। अच्छा। सबटल बॉडी का प्यूरिफिकेशन कुष्मांडा, स्कंद माता और कात्यायनी, जी। सो उनकी साधना से हम सबटल बॉडी तक पहुंचते हैं। जी। अब जब नेक्स्ट फाइनल लेवल जब हमारा आता है, वो कॉजल बॉडी को हम प्यूरिफाई करते हैं, चक्रों तक हम पहुंचते हैं। जी। जब हम चक्रों तक पहुंचते हैं, तब वहां पे काल रात्रि, महागौरी, और फिर हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है, सिद्धिदात्री। अच्छा। सो इस तरह से जैसे 72,000 नारियां हैं, जिसमें 3 नारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। जी। तो हम सब नाड़ी को कैंसल आउट करके सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, जी। और वो धीरे धीरे चक्रों को भेदते हुए और सहस्त्रार तक पहुंचती है। तो मूलाधार शक्ति को डिनोट करता है, जी। शक्ति को, जी। और सहस्त्रार शिव को डिनोट करता है। जी। और शिव और शक्ति का जब मिलन होता है, तो वही शिवरात्रि, वही महारात्रि, वही नवरात्रि। वाह वाह, क्या बात कही है सो आपने। ये साधना की ये साधना और प्यूरिफिकेशन के लिए प्योरली साइंटिफिक है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही। क्योंकि मुझे अभी याद आ रहा है, आदि शंकर ने सौंदर्य लहरी के पहले वर्ष में ही ये घोषणा की जी। शक्ति के प्रेफरेंस के बारे में, कि शिव शक्त्या युक्तो यदि, उन्होंने इस तरह से बोला कि शिव अगर शक्ति से युक्त है तभी वो रचना कर सकता है, तभी उसमें पावर है। शिव से अगर शक्ति निकल गई तो सब बन जाएगा। जी। तो शक्ति की और आराधना माता तो शक्ति का ही स्वरूप है। जी जी। तो शक्ति की आराधना के ऊपर उन्होंने कितना बड़ा वो दिया है। जी जी जी। और हमारी परंपरा में शिव को प्रकाश मानते हैं, अच्छा। और शक्ति को विमर्श मानते हैं। जी। तो प्रकाश को पता ही नहीं चलेगा कि वो प्रकाश है, अगर उसके अंदर विमर्श नहीं हो, अवेयरनेस नहीं हो। अच्छा। तो शक्ति उसको याद दिलाती है, शक्ति शिव को याद दिलाती है कि यू आर शिव, यू आर शिवोहम, एंड यू गो एंड यू डू। अच्छा। सो शक्ति का, इसलिए शक्ति पूजा, जो शैव है वो शाक्त भी है, जो शाक्त है वो शैव भी है। शिव के बिना शक्ति नहीं है, शक्ति के बिना शिव नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही, और भक्ति को एक नया आयाम दिया आपने अभिषेक जी। और समझ के अगर हम भक्ति करें और उपासना करें तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो क्यों ना एक इसी से जुड़ा माता का गीत, आज बिल्कुल भक्तिमय माहौल होने वाला है, क्योंकि सारे गीत हमने नवरात्रि और माता से ही जुड़े हुए लिए हैं, तो आनंद उठाइए। Every Sunday from 10, listen to the Hindu Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह से 11 बजे तक। श्रोताओं, हमारा पहेली अभी भी जारी है, और ये जो पहेली है वो है, भारत में हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता है, और आज का विक्रम संवत जो है, जो शुरू हुआ है, वो कौन सा नंबर है। और जब आप इसका आंसर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है दर्पण रेडियो का, उस पर डाल सकते हैं, या नहीं तो हमारे यतीन्द्र जी गुप्ता का फोन नंबर 0421590791, उस पे भी आप अपना मैसेज भेज सकते हैं।
जी हाँ, बहुत लाजवाब पहेली है सुनील जी। तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता उसमें भाग लें। ये भी बता दें कि जी। भाई प्राइस क्या है। तो प्राइस जो है वो है डिनर और लंच में 2 लोगों के लिए कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट। तो कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट है, उसके 2 कूपन दिए जाएंगे हाँ। किसी भी एक तो विनर को। आप या तो लंच में जाइए या जी, फिर जी। डिनर में जाइए। जी, चलिए धन्यवाद सुनील जी क्लेरिफाई करने के लिए। तो श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं श्री अभिषेक कुमार जी से। विषय है ज्योतिष और कॉस्मिक कनेक्शन या कॉस्मिक रेवोल्यूशन जो है उस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और हम चाहेंगे कि अभिषेक जी हमें इस विषय पे थोड़ा और प्रकाश डालें, ताकि बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है और समझना इसको आसान नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इसको ब्रेक डाउन करके हमें समझाया है। हमारे श्रोता भी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या उनके मन में कुछ क्यूरियोसिटी है एस्ट्रोलॉजी के लिए, तो वो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं अपने प्रश्नों को। अगर हम अभी समय के अभाव में जवाब नहीं दे पाए तो उस ग्रुप में अभिषेक जी भी जुड़े हैं, वो आपकी बातों का प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो अभिषेक जी ये बताइए, सबसे पहले मन में एक सवाल आया कि क्या ज्योतिष बनने का कोई क्रैश कोर्स होता है कि आपने जो है सीख लिया 10 दिन में आप ज्योतिष बन सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये मैं पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। जी। इसका कोई क्रैश कोर्स नहीं है। जी। है ना, ये साधना का विषय है और ये एक डिवाइन साइंस है। जी। डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी एंड जी। द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु इज द ओनली वे। तो एक अच्छे ज्योतिष की क्या पहचान है? कैसे हम जानेंगे कि ये जेन्यून है या फेक है? आजकल तो खासकर भारत में तो आपको हर गली मोहल्ले में सड़क पे बैठे मिल जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि द ग्रेट पराशर, महर्षि पराशर जी। ने अपने बृहद पराशर होरा शास्त्र में क्वालिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर को डिस्क्राइब किया है। फल कथन अधिकारी उन्होंने जी। बताया है, 2 वर्ष उन्होंने दिया है। जी। जिसकी चर्चा हमने की थी, जैसे गणितेषु प्रवीणः, उसको एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स के ऊपर कमांड हो, लिंग्विस्टिक के ऊपर उसको कमांड हो, जी। उसको कल्चर और देश काल पात्र के ऊपर उसको कमांड हो, और जी। वो गुरु परंपरा से बिलोंग करता हो। अच्छा। एंड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आउटरीच नेस्ट एक यूट्यूब चैनल है मेरा। जी हाँ, मैं उसकी चर्चा करने वाली थी अभिषेक जी कि आपका एक यूट्यूब चैनल है, तो कृपया उसके बारे में भी बताइए हमारे श्रोताओं को। जी। तो मैंने अभी उस पे एक एपिसोड मैंने किया है, क्वालिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। जी। एक सीरीज मैंने किया, अनलॉकिंग स्टार्स विद अभिषेक। जी। उसमें हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं महर्षि पराशर को जी। थ्रू द रिसाइटेशन एंड कमेंट्री ऑन जी। वर्ड्स बाय वर्ड्स बेसिस। मैंने देखा है उस YouTube चैनल को और बहुत ही इम्प्रेसिव उसमें आपने वीडियोस बनाए हैं, तो हम चाहेंगे श्रोतागण उसको फॉलो करें और देखें अधिक जानकारी के लिए। तो नाम क्या है आपके YouTube चैनल का? उसका नाम मैंने आउटरीच नेस्ट रखा है। आउटरीच नेस्ट। जी। अच्छा। मेरा जो इंजीनियरिंग के अलावा मेरी जो रुचि सैविज्म में है, शैव दर्शन में, भगवान शिव में। जी। शैव दर्शन से रिलेटेड कुछ रिफ्लेक्शंस अगर मेरे मन में आता है, जिसमें शिव से रिलेटेड कविताएं भी हैं और स्रोत्र भी है, मैं उस पे आपको मिलेगा। फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो मेरी रुचि है वो वहाँ पे मिलेगा। और जी। मेरी बहुत रुचि क्लासिकल हिंदी पोएम्स, कविताओं में है। अच्छा। वो भी आपको मैंने सीरीज किया मधुशाला के ऊपर, और रामधारी सिंह दिनकर को मैंने ट्रिब्यूट किया, उनका जी। जो रश्मि रथी है उसके ऊपर। अच्छा। अभी मैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी के ऊपर सीरीज कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छी। तो हम चाहेंगे कि ये जब हमारा विषय खत्म हो जाए तो एक कविता भी आपसे सुने। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कॉस्मिक रिवोल्यूशन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो उसके बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ जी। बिग बैंग थियरी, क्योंकि श्रोताओं को पता होगा, बहुत जी। पॉपुलर है बिग बैंग थियरी। जी। बिग बैंग थियरी की शुरुआत सिंगुलरिटी से होती है, एक ऐसा पॉइंट, इनफाइनाइट डेंसिटी, श्रोता जानते होंगे। जी। उसके बाद बिग बैंग होता है और क्रिएशन का जो सिद्धांत ये प्रतिपादित करते हैं। जी। मैं बिग बैंग
को काफी पॉपुलर है इसलिए याद दिलाया। हमारे शास्त्रों में इसकी चर्चा है, जैसे शैव शास्त्रों में कहते हैं कि यस्य उन्मेष निमेषाभ्याम जगतः प्रलयोदयः। भगवान शिव के आंख खोलने से जी। जगत उत्पन्न होता है और आंख बंद करने से जगत का संहार हो जाता है। जी। तम शक्ति चक्र विभम प्रभवम शंकर नमस्तुमा। तो उस शंकर को जिसके कंट्रोल में शक्ति चक्र है, मैं नमस्कार करता हूँ। जी। सो यहाँ पे जो हमारे ऋषि कहते हैं, उन्मेष और निमेष की बात करते हैं, क्रिएशन और डिसोल्यूशन की बात करते हैं, वो बिग बैंग और बिग क्रंच की बात कर रहे हैं। जी। सो बिग बैंग और बिग क्रंच हमारे लिए नई घटना नहीं है। सो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट कॉन्शसनेस जो है वही सब कुछ है, जी। वही अकेले है, वही सब कुछ है, और वी आर द सेलेस्टियल डस्ट। तो ये सिद्धांत बिल्कुल समझ में आ जाता है कि वननेस ऑफ द कॉस्मोस को बताता है जी। कि हम एक हैं, जी। है ना। इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक हैं, चाहे दूर बैठा कोई प्लेनेट हो या हम यहाँ बैठे हैं, हम सब जुड़े हैं, वननेस है। और हमारा शरीर जो है इट्स लाइक कॉस्मिक डस्ट। उसमें मैं अच्छा। यस। जी। जी। सो क्योंकि हमारे वेदों ने कहा ना कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड है वैसा पिंड है, जी। इसी को कहा है। सो जब हम सब एक हैं, तब हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक कॉन्सेप्ट आया, काल पुरुष का कॉन्सेप्ट आया। अच्छा। महाविष्णु पुराण में। जी। महाविष्णु पुराण में महाविष्णु का जो स्वरूप है, महाविष्णु का स्वरूप है वो जो 12 राशि है, जोडिक साइन है, जोडिक बेल्ट पे। जी। जो जोडिक बेल्ट है, कंस्टलेशन, जब ताराओं का हम ग्रुप बनाते हैं, स्टार्स का हम ग्रुप बनाते हैं, जी। एक एक ग्रुप बनाते हैं, तो हमने 12 ग्रुप बनाए। अच्छा। 12 ग्रुप का ना से हमने नाम दिया है। जैसे पहले का नाम हमने एरिस दिया, मेष, जी। तो महाविष्णु का हेड है वो। अच्छा। जैसे दूसरे का हमने नाम दिया टॉरस, वृषभ, वो महाविष्णु का फेस है। अच्छा। अब जैसे फिर हम नीचे आते हैं तो जेमिनाई, मिथुन, वो जी। महाविष्णु का आर्म है। जी। और फिर हम आते हैं कैंसर, कर्क, वो महाविष्णु का शोल्डर है। अच्छा। फिर हम आते हैं सिंह राशि पे, वो लियो, वो महाविष्णु का चेस्ट है। अच्छा। जी। उसके बाद हम कन्या पे आते हैं, वर्गो, वो महाविष्णु का स्टोमक है। जी। और फिर हम तुला पे आते हैं तो नेवल का पार्ट है, नेवल का जो एरिया है जी। वो पार्ट है। और वृश्चिक राशि पे जब हम आते हैं, हम उसमें चल रहे हैं, सेलेस्टियल बेल्ट पे चल रहे हैं, जी। है ना? जी। वृश्चिक राशि पे जब हम आते हैं तो वो हमारा लोअर एब्डोमिनल है, पेट, नेवल के नीचे और जेनिटल के ऊपर, जी। है ना, वो है। और धनु राशि जेनिटल पे हम पहुंच गए, महाविष्णु के जेनिटल तक हम पहुंच गए। जी। और मकर राशि पे जब हम जाते हैं, कैप्रिकॉन पे, तो थाई है वो, अच्छा। जंघा है महाविष्णु का। जी। और कैप्रिकॉन जो मकर कुंभ है, वो लेग है, लेग फीट के ऊपर, वो मीन राशि फीट है। तो इस अच्छा। तरह से ये जो स्वरूप बनाया कि पूरा का पूरा विष्णु में ही है, पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा कॉस्मोस वन है। जी। और यहीं से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की भी शुरुआत होती है कि कौन जी। सा बीमारी है, कैसे है, वो देखना और ये सब। तो वो बहुत ही गूढ़ रहस्य है, उसको जी। हम शो में जी। नहीं कर सकते हैं। मतलब वननेस ऑफ द कॉस्मोस, किस तरह से हम लोग डिविनिटी को लेके आगे बढ़ते हुए समस्याओं का समाधान करते हैं। और उसमें है ना सो उपासना, जैसे नवरात्र और शिवरात्र और ये सब है ना सो ऐड करते हैं, जिससे मानव का जीवन काफी स्पिरिचुअल हो, काफी समृद्ध हो। यही हमारे सनातन धर्म का संदेश है और यही हमारे सनातन जीवन शैली है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है और बहुत ही गूढ़ है जैसा आपने कहा है, तो इसको समझना इतना सरल नहीं होगा। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप ये भविष्यवाणी कर दीजिए या हमारा भविष्य देख लीजिए, तो उसके लिए क्या आपको पूरा डिटेल में जाना होता है कुछ भी बताने के पहले, या आपको ऐसा कोई विजन आता है कि? पर्सनली मैं फॉर्च्यून टेलिंग बिजनेस में नहीं हूँ जी। मैं ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हूँ। अच्छा। कि हाउ प्लैनेट्स आर बिहेविंग, आई लव द प्लैनेट्स, आई लव द स्टार्स। जी। तो वो पैशन है आपका। जी जी जी। तो इस तरह से। लेकिन आप अगर चाहें तो आपको इसकी जानकारी मिल सकती है, अगर कोई भविष्य आप देखना चाहें तो। ये गुरु की कृपा, महादेव का आशीर्वाद से ही, ये डिविनिटी है, डिवाइन साइंस है, उसी में। इस पे अगर कोई क्लेम करता है तो इस तरह से क्लेम करना
मेरे हिसाब से बहुत सही नहीं है, बट कुछ लोग हैं जो करते हैं क्लेम, तो जी। सबका नहीं, बहुत अच्छी बात आप बताएं, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और लोग काफी इसका आनंद उठा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और फिर इस चर्चा को हम जो है वो समाप्ति की ओर ले जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न है श्रोता तो आप बताइएगा। तो श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे थे अभी नवरात्रि पर अभिषेक जी से। तो अब एक नए विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो विषय है वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वैदिक ज्योतिष। जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि इनकी बहुत रुचि है और रिसर्च कर रहे हैं ज्योतिष पर। तो चर्चा का विषय होगा आज की कॉस्मिक रिवोल्यूशन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी या कॉस्मिक कनेक्शन क्या है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। तो अभिषेक जी, हम चाहेंगे कि सरल शब्दों में आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि कॉस्मिक कनेक्शन क्या है। पहले तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है और इसका क्या कनेक्शन है कॉस्मिक वर्ड से, तो इस बारे में बताइए। धन्यवाद रीता जी, फिर से एक बार। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए, वैदिक ज्योतिष को समझने के लिए थोड़ा सा जो पहला वर्ड उसमें है वैदिक, जो वेद से आया है, वेद। जी। सो इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। सो भारतीय परंपरा ज्ञान परंपरा है। जी। इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि भारतीय सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो हम बोलते हैं, या जो सरस्वती सभ्यता है, बेसिकली जी। ज्ञान परंपरा है। जी। और इस ज्ञान परंपरा का जो आधार है वो वेद है। जी। और वेद में जो धातु है, हर वर्ड का एक धातु होता है संस्कृत में। जी। सो वेद वर्ड का जो धातु है वो विद धातु है, विद। अच्छा। और विद धातु का मतलब होता है जानना। जैसे इसी धातु से और सारे कुछ वर्ड्स बने हैं, जैसे विदित, जी। विदित मतलब जाना हुआ, या विद्या, विद्या मतलब ज्ञान, जी। जैसे विद्वान। सो वेद का मतलब हुआ कि जो आपको जानने के लिए जो सोर्स है, जिससे आप जान सकते हो किसी चीज को, जी। मतलब वो ज्ञान का भंडार है। जी। इसमें कोई शक नहीं है कि वेद परम सत्य है, अच्छा। और वेद ही ओनली सत्य है। बिल्कुल। जी। और ये है ना, सो कैसे ये है ना, अनादि है। अनादि का कहने का मतलब है कि ये श्रुति है, क्योंकि जब हम थियरी ऑफ स्पीच, जो भर्तृहरि का जो वाणी का सिद्धांत है, जी। उसमें हम जाते हैं, तो वाणी जो है, स्पीच है, उसके 4 लेयर्स होते हैं। अच्छा। एक है ना परा, मध्यमा, पश्यंती और बैखरी। अच्छा। बैखरी सबसे लोएस्ट है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी। और परा सुप्रीम लेवल है। अच्छा। सुप्रीम लेवल पे वो है ना, वो ज्ञान एग्जिस्ट करता है, वेद एग्जिस्ट करता है। जी। तो उसको जो वो मतलब सत्य है वो सत्य है। जी। और इसीलिए कहते हैं कि वेद को किसी ने लिखा नहीं है, उसका रिविलेशन हुआ है, क्योंकि वो परा लेवल पे एग्जिस्ट करता है। अच्छा। और फिर है ना, सो जो डिसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, जो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, जी। सो जब वो नीचे आता है, जब जीव बनता है, जब नीचे धीरे धीरे आता है वो, जी। तो जैसे परा लेवल से जब धीरे आता है, जब अगर हम स्पीच की बात करें तो जी। मध्यमा लेवल पे, पश्यंती पे लेवल पे आता है, पश्यंती, और फिर मध्यमा, फिर वैखरी। जी। सो इस तरह से आता है। इसीलिए वेद को हम श्रुति बोलते हैं। इसीलिए ये है ना, सो हमारी जो परंपरा है, श्रुति स्मृति की परंपरा है। गुरु बोलते हैं, शिष्य सुनता है, अच्छा। उसको याद करता है। जी। तो इस तरह से परंपरा से हमारा वेद आया। जी। तो ये तो हम समझ गए कि वेद कितना जरूरी है और परम सत्य है। जी। अब ये वेद के चार वेद मुख्य रूप से माने गए हैं। जैसे ऋग्वेद है, जो सबसे प्राचीन वेद है। जी। यजुर्वेद है। जी। उसके बाद सामवेद है और अथर्ववेद है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जी। लेकिन अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड देने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है। जी। जी। और जब हम वेद को, ये 4 वेद को समझते हैं, तो इसके 6 वेदांग है। अच्छा। 6 वेदांग है, जिसमें पहला है शिक्षा, जिसमें फोनोटिक्स होता है। हम फोनोटिक्स की स्टडी करते हैं। जी। शिक्षा। उसके बाद कल्प है, जो रिचुअलिस्टिक होता है, कल्प। कल्प के बाद व्याकरण, ग्रामर, जी। जो ग्रामर है। जी। और ग्रामर के बाद निरुक्त होता है, जो वेदांग का पार्ट है, उसको बोलते हैं इटोमोलॉजी। अच्छा। वेदांग का पार्ट है। जी। और उसके बाद छंद है 5वां, और 6ठा वेदांग ज्योतिष है। अब ज्योतिष आया। अच्छा। तो ज्योतिष है 6ठा वेदांग है। तो है ना? ज्योतिष ये वेद जो का- है वो वेद से ही निकला है। वेद से निकला है। वेद का ये 6ठा वेदांग है। जी। और ये क्यों ज्यादा जरूरी है? क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है, मैं संस्कृत का एक छोटा सा मैं बताता हूँ ताकि वो क्लियर हो। जी। उन्होंने कहा कि यथा शिखा मयूरा नाम नागा नाम मनियो यथा तद्वेन
वेदांग शास्त्रा नाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम, मतलब कि उनका कहना है कि ये जो 6 अंग है वेदांग के, जी। उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो ज्योतिष है। अच्छा। वो उसी तरह से सर्वश्रेष्ठ है जैसे मोर के लिए, पिकॉक के लिए उसका प्लूमेज जो सर्वश्रेष्ठ है, जी नाग के लिए उसका मणि सर्वश्रेष्ठ है, जी। उसी तरह से वेदांगों में ज्योतिष सर्वश्रेष्ठ है। अरे वाह। तो ये ज्योतिष है ये। अच्छा, ये बात पता नहीं ये थी। जी। वैदिक ज्योतिष है ये। अच्छा। वेदों में इसकी चर्चा है इस तरह से कि ज्योतिष नाम सूर्यादि ग्रहा नाम बोधकम शास्त्र, मतलब कि जिसमें हम सूर्य और स्टार्स के बारे में ज्ञान पाते हैं वो साइंस है। सो ये डिवाइन साइंस है। तो ज्योतिष एक विज्ञान है। ये अब इसमें ये आजकल जो प्रॉब्लम है इस वजह से है कि ये है ना, सो इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जी। और ये इंस्टाग्राम का जो युग है जी। जिसमें लोगों के पास टाइम नहीं है, हम्म। तो इतना ज्यादा पढ़ने के लिए और इतना ज्यादा साधना करने के लिए समय नहीं है। और हर प्रोफेशन की तरह इसमें भी ऐसे लोग आ गए हैं जिनको ज्ञान नहीं है, बट वो प्रिटेंड करते हैं कि हमें आता है। अनुमान लगाते हैं मेरे हाँ, ख्याल से वो। दे आर द साइकोलॉजिकल ब्लॉक मास्टर्स। जी। सो उन लोगों ने क्या किया, इस शास्त्र को बैड नेम दे दिया, क्योंकि अच्छा। क्योंकि जब वो गलत प्रेडिक्शन करते हैं तो लोगों का विश्वास शास्त्र से हटने लग गया। जी। लेकिन ये शास्त्र एक डिवाइन शास्त्र है जिसका रिविलेशन एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस जो है, गॉड, जिसका नाम आप जो भी शिव आप कहें, ब्रह्मा कहें, जो भी कहें, जी है ना, जी उससे इसका हुआ है। जी। तो सही साधक नहीं है जिनके पास परंपरा से ये ज्ञान की जानकारी नहीं है, और ये शास्त्र डिवाइन शास्त्र है, कॉमर्शलाइज करने के लिए नहीं है। जी सो अगर इसको कॉमर्शलाइज करते हैं तो ये अपनी ब्यूटी को खो देता है। जी। सो आजकल जो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे इस तरह से जो ज्योतिष के नाम पे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं पैसा को रिप ऑफ करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि कई लोग ये भी क्लेम करते हैं कि भाई उनके पास छठी इंद्री है और उनको ये आभास हो जाता है कि जो वो कहेंगे वो सत्य होगा, तो आप इसको ज्योतिष नहीं मानते इसको हैं। हम- ये तो अनुमान लगाना हाँ, हुआ। ये अनुमान है। अब ये काफी सिस्टमेटिक शास्त्र है। जी। इसमें है ना स्कंद त्रयी है, स्कंद त्रयी है, इसके 3 पार्ट हैं। पहला जी। सिद्धांत है, अच्छा दूसरा संहिता है और तीसरा होरा है। अच्छा। सिद्धांत इज ए मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी। सो एस्ट्रोनॉमी इज द बेस, एस्ट्रोनॉमी इज द बेस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। सो हम ग्रहों को समझते हैं। जैसे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी में बस इतना ही अंतर है कि वो नासा में या इसरो में वो केवल ग्रहों के चाल को देखते हैं और मैथमेटिकली बस इतना। जी। और हम लोग क्या करते हैं, उसकी चाल को देखते हैं और वो है ना कैसे हम लोगों पे असर डालेगा उसकी स्टडी अगर हम करते हैं तो वो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी बन जाता है। जी, ये बहुत, यही मेरा अगला सवाल था कि हमारे शरीर को ये जो ग्रह हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं। जी, वो मैं बताता हूँ आपको। जी। और दूसरा जो इसका स्कंद है वो है संहिता। अच्छा। संहिता का मतलब कि हम है ना ओवरऑल समष्टि को देखते हैं कि भारत पे क्या असर पड़ेगा, जी ग्रहों क्या, अमेरिका पे क्या पड़ेगा, यानी समष्टि पूरा अर्थ को कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, वॉर जी। हो सकता है नहीं हो सकता है। जी तो जब हम उसको देखते हैं तो वो जो स्कंद है वो संहिता है। जी अब जब हम किसी इंडिविजुअल आदमी को देखते हैं जी। तो उसके लिए है होरा। है ना? अच्छा। तो लोग क्या है कि अभी कलयुग में क्या है कि आदमी लोग ज्यादातर है ना सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं। जी। तो उनको होरा से ज्यादा मतलब है कि मेरे बारे में बताओ हाँ, क्या होगा, हाँ। है ना। बट ज्योतिष इतना तक तो सीमित सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, लेकिन देखिए जैसे डॉक्टर होते हैं तो अलग अलग विभाग के डॉक्टर होते हैं, कोई हार्ट के होते हैं, कोई ब्रेन के होते हैं। तो क्या ज्योतिष में भी ऐसी है विभाग की, जैसा आपने कहा कि होरा के लिए एक स्पेशलिस्ट होगा जो देश के बारे में अनुमान लगाएं, वो अलग विभाग होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। ये है ना समग्रता और होलिस्टिकली देखने का विषय है। अच्छा। क्योंकि मैं कोट करना चाहता हूँ, जैसे स्टीफन विलियम हॉकिंस ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, जी। द ग्रांड डिजाइन, जी। है ना, कि पूरा कॉस्मोस एक ही है, इंटरकनेक्टेड है। जी जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी देखते हैं, तो वहां भी हम ये पाते हैं कि सब कुछ कनेक्टेड है। जी। सो हमारा ज्योतिष शास्त्र भी तो यही कहता है ना कि कॉस्मोस कनेक्टेड है, हम आपसे कनेक्टेड है, आप उनसे कनेक्टेड हैं, और सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, वी आर द कॉस्मिक डस्ट, वी आर ऑल कनेक्टेड। अच्छा। सो अगर दूर कहीं कुछ हो रहा है तो उसका असर आप पे भी पड़ेगा, जी और जरूर पड़ेगा, कि बिकॉज वी आर कनेक्टेड। अब है ना, सो कैसे पड़ेगा? सो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। जी। सो है ना, एवरीथिंग इज ना मैथमेटिकल। ये तो पहली बार सुना कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। क्योंकि वो जब भी कुछ बोलते हैं तो जी। उसका इक्वेशन आप लिख सकते हो। आप अगर आप अच्छा। इक्वेशन नहीं लिख सकते हो इवेंट का, तो वो इवेंट नहीं हो सकता है, वो अच्छा। वैलिडेट नहीं हो सकता है ना। अच्छा। सो अगर आप इक्वेशन
लिख सकते हो मैथमेटिकली, उसको आप उसको मैथमेटिकली ढाल सकते हो चीजों को, जी। तो इसका मतलब है कि आप है ना सो अकॉर्डिंगली प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। अच्छा। है ना? हम प्रोजेक्ट में भी तो यही करते हैं ना, फोरकास्टिंग करते हैं कि अभी है ना इतना हो गया तो आगे ऐसा हो सकता है। जी। या हम स्टॉक्स मार्केट में भी तो यही करते हैं ना कि सोना का रेट इतना हो गया, ट्रेंड ऐसा था, हिस्ट्री ऐसा था, तो आगे है ना सो ऐसा होगा। जी। सो फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन तो हमारी सोसाइटी में इंटीग्रेटेड है। जी। ये तो ज्योतिष में हम जब फोरकास्ट कर रहे हैं या प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जी। तो जैसे प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, जैसे बिजनेस में कर रहे हैं, सिमिलर है। अच्छा। तो इससे है ना इसको स्यूडो साइंस बोलना या इसको है ना गलत बोलना इस वजह से है कि ऐसे लोग इसमें आ गए हैं जिनको सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है। जी। क्योंकि इस सब्जेक्ट को जानकारी होने के लिए काफी पैशन, मेहनत और गुरु की कृपा होनी चाहिए। जी। जी। तो और समग्र जैसे आपने इसमें कहा कि यहाँ पे डिपार्टमेंटल वाइज नहीं है, यह अच्छा। ना समग्रता का है। महर्षि, ग्रेट महर्षि ने कहा है कि एक अच्छे ज्योतिष में क्या गुण होने चाहिए। जी। तो उन्होंने कहा है कि गणितेषु प्रवीणो यह शब्द शास्त्रे कृत समः, कि गणित में यानी सिद्धांत में, एस्ट्रोनॉमी में उसकी महारत हासिल हो। अच्छा। और शब्द शास्त्र में जैसे जो सब्जेक्ट में का जो लैंग्वेज है, जी। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट वो होना चाहिए। अच्छा। और उसके बाद वो कहते हैं न्याय विदः, मतलब कि उसका तार्किक बुद्धि होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। जी। एंड देन बुद्धिमाना, बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। अच्छा। उसके बाद देश काल ज्ञो, मतलब देश काल और पात्र के हिसाब से वो चर्चा करे। जैसे कुछ कस्टम ऑस्ट्रेलिया में सही है लेकिन वो इंडिया में नहीं सही है, अच्छा। तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए जिसके बारे में आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, जी। है ना, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कहते हैं ऊहा पोह पटु, एक चीज को डिफरेंट एंगल से देखे तभी वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे एक अच्छा। फोटोग्राफर फोटो लेता है, इस एंगल से लिया, दूसरे से, तीसरे से लेता है, तब जाके वो करता है कि ये ऐसा हुआ होगा। अच्छा। जैसे हम हबल टेलीस्कोप को भेजते हैं स्पेस में, हाँ, इधर हाँ। से फोटो लो, उधर से लो, उधर से लो, तब हमें पता चलेगा, जी। है ना। तो ज्योतिष में भी एक टेक्निक से देखो, दूसरे से, तीसरे से, तब आप वैलिडेट करो, जी। है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो है होरा शास्त्र श्रुति समता। होरा शास्त्र जो है, ये जो ज्योतिष शास्त्र है, जी। उसको वो सुना हो गुरु के मुख से। मतलब कि अच्छा। परंपरा की बात है, आज भी 90% से ज्यादा ज्योतिष परंपरा में है। वो इधर कॉमर्स में नहीं है। वो जो अच्छा। दुकान खोल के बैठे हैं लोग, वहाँ पे ये नहीं है। अच्छा। वो परंपरा में है, क्योंकि जो इनलाइटेंड लोग हैं जी। उनको ये कॉमर्स से और उनको इस फाइनेंस से कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सो ये ब्लेसिंग्स की चीज तो है। इट्स वेरी स्पिरिचुअल। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल, जी। जी। बहुत ही गहराई से आपने बताया और एक नया आयाम दिया आपने ज्योतिष को। तो इसके पहले कि ये थोड़ा हैवी हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए, हम आगे चर्चा जारी रखेंगे और लेते हैं एक ब्रेक। तो श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष पर। तो अब धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभिषेक जी, आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? एक प्रश्न यतीन्द्र जी ने किया है कि जब ये इतना साइंस इसके पीछे छुपा है तो भविष्यवाणी की क्या आवश्यकता है? धन्यवाद यतेंद्र जी। भविष्यवाणी की आवश्यकता वैसे नहीं है, ये उत्सुकता है। ये है ना मानवों की साइकोलॉजिकल, ये है ना उत्सुकता है कि आगे क्या होगा, जानने की इच्छा है। जी। अब ये है ना सब प्रैक्टिस ही बन गया है बिजनेस में। जैसे हम फोरकास्टिंग करते हैं, फोरकास्टिंग का पूरा टीम होता है कि ताकि हम कैसे मैनेजमेंट करें। मैनेजमेंट का, बिजनेस का रिक्वायरमेंट भी है फोरकास्ट करना। जी। तो ये उत्सुकता अब है ना आवश्यकता भी बन गई है। लेकिन क्या हुआ कि जब भारत का जो हमारा इतिहास है, जो 1000 साल तक है ना, सो हम लोगों के ऊपर दूसरी जातियों ने शासन किया। जी। सो मैकाले की जब शिक्षा पद्धति भारत में आई बेसिकली, जी। तो उसके बाद हमारी सारी गुरुकुल व्यवस्था, गुरु परंपरा नष्ट हो गई। जी। सो कोई भी अगर अभी क्लेम करता है कि मैं इस परंपरा से बिलोंग करता हूँ, तो जी। ज्यादातर तो सही नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा। जो परंपरा बची, वो परंपरा केवल रहस्यवाद की परंपरा बची है। जी। जो रहस्यवाद की परंपरा एक गुरु परंपरा है, सेगमेंट है, जी। जिसमें गुरु से शिष्य, शिष्य से गुरु में ज्ञान का ट्रांसफर जी। रहस्यपूर्ण तरीकों से जी। होता रहा है। जी। तो उसी परंपरा से जो भी कुछ ज्ञान हमारा बचा है, सो बचा है। तो इस साइंस को पढ़ाने वाला ही कोई नहीं है।
बहुत ही ब्लेसिंग्स के साथ जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है वो बिरले कोई मिल जाता है। क्योंकि मैंने कहा इससे पहले कि 90% एस्ट्रोलॉजी अभी भी गुरु परंपरा में ही है। जी। वो कोई अभी इंस्टीट्यूट में नहीं आया है जी। या कहीं कॉमर्शियल दुकानों में नहीं है। जी। सो अगर सही शिक्षा है इस डिवाइन साइंस का, सो देन इट कैन वर्क, ये वर्क करेगा। जी। और आवश्यकता तो उत्सुकता बस है, जो अब है ना, सो लोगों की जरूरत भी बनती जा रही है। तो लोग जो हैं वो अगर शांतमय जीवन चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका भविष्य जो है वो बेहतर हो, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? अगर वो ज्योतिष उनकी मदद नहीं करे तो क्या उनकी मदद करेगा एक अच्छा जीवन अपनाने में? श्रीमद् भगवत गीता को बहुत ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त है हमारी परंपरा में। जी। हमारी परंपरा के किसी भी शाखाओं में गीता को एक उच्च स्थान प्राप्त है, जी। जो वेद का निचोड़ तरह माना जाता है। जी। उसमें भगवान ने सांख्य योग के बाद जो कर्मयोग की बहुत ही महत्ता दी है। जी। उन्होंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारात् से मा फलेषु कदाचन। सो आप कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो। जी। फल भगवान के ऊपर आप है ना, सो छोड़ो। वाट आप जो आप डिजर्व करेंगे वो फल आपको मिलेगा। क्योंकि जब हम कर्मा थियरी में जाते हैं, ज्योतिष का पूरा सिद्धांत कर्मा थियरी के ऊपर है, जी। पूरा साइंटिफिक है। जो कर्मा थियरी जब हम देखते हैं तो उसमें 3 तरह के कर्म होते हैं। जी। 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। जी। सो जो कर्म आपने किया है इस जन्म में या किसी जन्म में, बिकॉज हम वी बिलीव इन री इनकारनेशन, जी। जन्म में हम विश्वास करते हैं, नहीं तो हमारा कोई शास्त्र नहीं, हमारे शास्त्र की वो महत्ता खत्म हो जाएगी। जी। क्योंकि हम लोग ना आत्मा की मोर्टलिटी में विश्वास करते हैं। जी। तो पिछले जन्म में या किसी जन्म में आपने कर्म किया, उसको आप कैरी कर रहे हैं और फिर इस जन्म में आप कर्म कर रहे हैं। जी। सो कर्मों का वो आपका एक अकाउंट चल रहा है। जी। उसका फल, अगर भगवान भी इनकारनेट होते हैं, उनको भी कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जी। तो कर्मों का, अगर कोई कहता है कि ये फल कर्म का मैं रिमूव कर दूंगा, बिकॉज रिमेडी इज द बिग बैड बिजनेस, जी। है ना। आपको ये दोष है, ये दोष मैं हटा दूंगा, है ना। जी। और देन दिस बिजनेस एंड बैड थिंग इज कमिंग, है ना। सो मैं उसको इंडोर्स नहीं करता हूँ। जी। कि जो कर्म आप अच्छे कर्म करें और अपना जीवन आध्यात्मिक और दिव्यमय बनाए, भगवान से बात की रक्षा तो करें। आप वही स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं आप? और यही हमारे सनातन जीवन शैली की का संदेश है पूरे दुनिया के लिए। क्योंकि शांति की तलाश में अगर दुनिया घूम रही है तो सनातन जीवन शैली ही शांति ला सकती है पूरे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि इंस्टेड ऑफ हम अपना टाइम वेस्ट करें श्रोतागण की भाई क्या भविष्य में हो रहा है और तमाम ज्योतिषियों के पास जाएं और अपना समय नष्ट करें और चिंता ही बढ़ जाए, उससे अच्छा है कि भाई ईश्वर में विश्वास करें, सनातन धर्म की प्रैक्टिस, जैसा कि अभिषेक जी ने कहा कि उसी को अपना जीवन का जो है वो मार्ग बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपके समय के लिए और इतनी बढ़िया जानकारी दी आपने। हम चाहेंगे कि आगे भी आप हमसे जुड़े रहें और हमारे श्रोताओं के कोई भी प्रश्न हो इससे जुड़े हुए तो आप उनका समाधान करें। तो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे हमारे श्रोताओं को? फिर से मैं एक बार धन्यवाद आपको और सुनील जी को और दर्पण रेडियो को कहना चाहता हूँ और श्रोतागण को जिन्होंने मुझे सुना। और मेरा जो ये प्रयास है, चाहे यूट्यूब चैनल पे मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, मेरे सारे जो भी प्लेलिस्ट है सब ट्रिब्यूट टू महागुरु और ट्रिब्यूट टू जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए है जी। सो आई एम जस्ट सर्विंग द ट्रेडिशन, सर्विंग द परंपरा। और यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि सर्व द कम्युनिटी, इसके लिए मैं बहुत आभारी महसूस करता हूँ। धन्यवाद आपको भी। और जाते जाते क्यों ना एक कविता आपकी सुन ली जाए? मैंने कई कविताएं लिखी है जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो। मैं एक कविता थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर कविता करते हैं। एक ऐड कविता सुन के फिर ये सेक्शन वो ऐड सुन लीजिए। Are you looking for personal or business tax, self-managed, simplified accounting audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payrolls of Durban Radio? You can listen to community announcements and sponsorships on our website, darpanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट darpanradio.org.au पर देख सकते हैं।
तो जी हाँ अभिषेक जी, अब कविता का समय आ गया है। आप कौन सी कविता सुना रहे हैं? मैं एक अपनी लिखी हुई कविता रिसाइट कर रहा हूँ। इसमें आप एक डिवोटी अपने इष्ट देव को, शिव को पुकारता है। जी। शिव पुकार, मैंने इस कविता का शीर्षक दिया है शिव पुकार। हम पुकारते तुमको, हम पुकारते तुमको, दिन रात पुकारते तुमको, हम पुकारते तुमको। हे पिनाकी धनुष धारण करने वाले, हे महेश्वर माया को अधीन रखने वाले, हे शंभु आनंद स्वरूप वाले, हे शशि शेखर मस्तक पे चंद्रमा धारण करने वाले। हम पुकारते तुमको, हम पुकारते तुमको। हे वामदेव अत्यंत सुंदर रूप वाले, हे विरूपाक्ष विचित्र आंख वाले, हे कपर्दी जटाजूट धारण करने वाले, हे नील लोहित नीले लाल रंग वाले। हम पुकारते तुमको, हम पुकारते तुमको। हे शंकर सबका कल्याण करने वाले, हे शूलपति हाथ में त्रिशूल रखने वाले, हे श्रीकंठ सुंदर कंठ वाले, हे भव संसार रूप में प्रकट होने वाले। हम पुकारते तुमको, हम पुकारते तुमको, दिन रात पुकारते तुमको। हे सिति कंठ सफेद कंठ वाले, हे उग्र अत्यंत भयंकर रूप वाले, हे कपाली कपाल धारण करने वाले, हे सूर सूदन अंधक को मारने वाले। हम पुकारते तुमको, हम पुकारते तुमको। हे भक्त वत्सल, हे पशुपति, हे उमानाथ, हम पुकारते तुमको, हम पुकारते तुमको। आके कष्ट हरो हमारी, आके कष्ट हरो हमारी, हम पुकारते तुमको। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी कविता आपने लिखी। शिव जी का बहुत ही सुंदर वर्णन। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद एस्ट्रोलॉजी के विज्ञान को हमें समझाने के लिए। आगे भी हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार अभिषेक जी। थैंक यू, धन्यवाद।